नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा फर्टिलिटी दोस्त से और आज आप सबका स्वागत है हमारे लाइव सेशन पे। एंड आज का टॉपिक है स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, नो योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। हमें पता चल जाता है या यूं कहिए कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या आसपास से हमें जानकारी मिलती है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये टाइम है आपको डॉक्टर विजिट ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसे केसेस में अक्सर हम सोचते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें? क्या एक गायनिक को विजिट करें? क्या सीधा ही हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ? और या फिर हम ये सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये छोटे-छोटे सवाल हमारे अंदर ज़रूर उठते हैं और हमें लगता है कि काश कोई ऐसा हो जो हमारे इन सवालों का जवाब दे सके, हमें पता चल सके कि हमारे लिए राइट ट्रीटमेंट क्या है, राइट डॉक्टर कौन से हैं। सो आपके इन छोटे सवालों के लिए हमने आज एक बहुत सीनियर डॉक्टर को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है। डॉक्टर सुनीता शर्मा है, जो कि आज आपके इन सब सवालों के जवाब देंगे। और हमारे सेशन का टॉपिक है स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, नो योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एंड दिस सेशन हैज बीन अरेंज्ड बाय यूएनएस। वंस अगेन थैंक यू सो मच यूएनएस फॉर दिस सेशन। सो व्यूअर्स, आप अपने सवाल हमें भेजिए, हम अपने गेस्ट डॉक्टर को मेन स्क्रीन पे ला रहे हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार डॉक्टर सुनीता, वेलकम टू फर्टिलिटी। नमस्ते। नमस्ते। व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आज एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनीता शर्मा। डॉक्टर सुनीता शर्मा डायरेक्टर हैं जीवन रेखा आईवीएफ एंड नर्सिंग होम, बिहार से। यहाँ हमारे आज के सेशन में हमारे बिहार यूपी के लोग हैं, तो प्लीज अगर आपको लगता है किसी ट्रीटमेंट या किसी सजेशन या किसी तरीके से आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप डॉक्टर सुनीता शर्मा को जरूर विजिट कर सकते हैं। सो डॉक्टर सुनीता शर्मा, आज हमारे सेशन का टॉपिक है स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, नो योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कितने साल तक हम नेचुरली ट्राई करने के बाद डॉक्टर के पास विजिट करें। कोई भी कपल अगर 1 ईयर रह रहा है विदाउट कोई प्रिकॉशन लेकर के 1 ईयर तक है और कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको फिर सलाह लेना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है विदाउट प्रिकॉशन। तब फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उसको बच्चे नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर हम लोग बोथ पार्टनर को इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि कब रहना चाहिए कब नहीं रहना चाहिए साथ, है नहीं। फिर हम लोग उसको पहले तो काउंसिल करते हैं कि आप नेचुरली आप जो भी ओव्यूलेशन टाइम होता है 10वें से 20वें दिन, उस समय आप साथ रहो। बट उसका एज क्या है, पेशेंट का एज क्या है, ये सब देखते हुए अगर मान लीजिए 30 से नीचे है, तब तो अगर 1 ईयर हो भी गया, तब शुरू में हम लोग उसको काउंसिल करते हैं कि आप नेचुरली एक फॉलिक एसिड खाइए और 10वें से 20वें दिन साथ रहिए। 3 to 4 मंथ ट्राई कीजिए इस ओव्यूलेशन टाइम को स्ट्रिक्ट करके। बहुत लोग कंसीव कर जाता है, इसी टाइम में कंसीव कर जाते हैं। अगर इस टाइम से नहीं कंसीव करते तब फिर हम लोग उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग पे रखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि आप दवा खाइए। कुछ दवा आती है जिसको हम लोग पीरियड के 3रे दिन से 5वें दिन तक देते हैं। फिर कुछ प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। 80% लोग जो है उसी पर कंसीव कर जाता है, लेकिन 20% लोग है जो इस पे नहीं भी कंसीव कर पाते हैं। वो नहीं कंसीव कर पाते हैं तो हम लोग अदर मेथड उन लोग को बोलते हैं करने के लिए, ठीक है। अदर मेथड में जैसे आईयूआई है, आईवीएफ है, उधर प्रोसीड कराते हैं, ठीक है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि एज 30 साल से कम है या 30 साल से ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बताया कि आप ट्रीटमेंट यस, अगर 30 से ऊपर है तो हम लोग 6 मंथ के बाद ही उसको कहते हैं कि अगर कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो 6 मंथ के बाद ही आप अलर्ट हो जाओ कि क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये फर्टिलिटी है जो हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। ओवेरियन रिजर्व होता है, उसका एक रिजर्व होता है कि इतना ही इतना से उसका क्वालिटी, एग का क्वालिटी अच्छा रहता है। जैसे जैसे हम लोग लेट
जाते हैं वैसे वैसे एग का क्वालिटी खराब होते जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा गॉड ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया है, हम लोग उसी बीच में कंसीव करें, कंसेप्शन करें तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन। इसलिए 6 मंथ से ज्यादा 30 से ऊपर है तो उसको अर्ली करते हैं अलर्ट होने के लिए, और 30 से नीचे है तो फिर कुछ दिन उसको नेचुरल करते हैं, नहीं होता तब फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पर ले जाते हैं। सो डॉक्टर, जब आपके पास पेशेंट्स या यूं कहिए कि कपल्स आते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, तो शुरुआत में कौन से ऐसे जरूरी टेस्ट हैं जो आप उन लोगों को करने के लिए बोलते हैं? जितने भी कोई भी कपल जब हम लोग के पास आते हैं तो एक तो रूटीन सबका हम लोग सीबीसी, सीरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी, HIV ये सब तो करते ही करते हैं जो यूनिवर्सल है। उसके बाद हम लोग किसी का थायराइड करते हैं, प्रोलैक्टिन करते हैं, उसका AMH करते हैं, अंडा का क्या क्वालिटी है उसके लिए जांच करते हैं, प्लस पीरियड के दूसरे दिन हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट के लिए। किसका एंट्रल फॉलिकल काउंट से भी हम लोग को पता चलता है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। अगर अच्छा इससे पता चलता है क्योंकि पेशेंट का एज, एंट्रल फॉलिकल काउंट और MH ये डिसाइड करता है कि किसी का फर्टिलिटी कैपेसिटी कितना है। तो शुरू में हम लोग इतना ही टेस्ट कराते हैं, ठीक है। इस टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि क्या चीज, किसका कंसेप्शन रेट कितना क्या होगा। हाँ जी। और डॉक्टर, अगर आपके पास मेल्स हैं तो एज लक्ष्मी के लिए या हाँ जी, सो एज अ कपल आप मेल के लिए कौन सा टेस्ट सजेस्ट करते हैं? मेल के लिए एक्चुअली जब बोथ कपल आते हैं सबसे पहले मेल का ही इन्वेस्टिगेशन होता है, सीमेन एनालिसिस कराते हैं, ठीक ना, एटलीस्ट 3 to 5 डेज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका सही रहता है तभी फीमेल की ओर प्रोसीड करते हैं। क्योंकि मेल का जो भी टेस्ट है वो सस्ता है, फीमेल का जितना भी टेस्ट है वो सबसे महंगा होता है। इसलिए फर्स्ट टेस्ट शुड बी डन टू द मेल पार्टनर, सीमेन एनालिसिस इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल, ठीक ना, देन प्रोसीड टू द फीमेल पार्टनर, सीमेन एनालिसिस कराते हैं। सो डॉक्टर, इन टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कितनी देर पेशेंट्स को ट्राई करना? अगर यस, अगर किसी का नॉर्मल है, हार्मोन प्रोफाइल सबका नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में एंट्रल फॉलिकल काउंट है, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी करते हैं, ट्यूब नॉर्मल है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, तो हम लोग बोलते हैं कि नेचुरली पहले 3 to फॉलिक एसिड खाओ और 3 to 4 मंथ नेचुरली कोशिश करो, अगर सब चीज ठीक है। अगर 3 मंथ तक नहीं होता है तब हम लोग उसको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग देते हैं, उसके बाद देते हैं, ठीक ना। ऐसे डॉक्टर, ओव्यूलेशन इंडक्शन में आप लेट्रोजोल साइकिल सजेस्ट करते हैं या अपने नहीं, पेशेंट? बोथ यूज होता है, क्लोमिफेन सैचुरेट भी यूज होता है, लेट्राजोल भी होता है। लेकिन ये है कि अभी PCOD का इंसिडेंस बढ़ रहा है और चूंकि उसका साइड इफेक्ट कम है, ट्विन प्रेगनेंसी उसमें कम होता है, कंप्लायंस इजी है, इसलिए लेट्राजोल लोग ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि उसमें जो क्लोमिफेन सैचुरेट लेते हैं उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है, एंडोमेट्रियम थिकनेस उसमें थिन होने का डर रहता है, उसमें लुटियल फेज डिफेक्ट भी होता है, तो इसलिए लेट्राजोल लोग ज्यादा प्रेफर कर रहा है। हाँ जी। लेकिन ये नहीं है कि लेट्राजोल ही है फर्स्ट चॉइस, क्लोमिफेन साइट्रेट नहीं है, लेकिन PCOD अगर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो लेट्राजोल इज द फर्स्ट चॉइस। तो डॉक्टर, हमारे पास कुछ सवाल है इस लेट्रोजोल साइकिल से रिलेटेड। तो लेट्रोजोल यस, साइकिल जब यूज करें तो कितने साइकिल हम लेट्रोजोल कर सकते हैं जो सेफ है बॉडी के लिए? नहीं, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे एक्चुअली 4 साइकिल देते हैं, मैक्सिमम अगर सब कुछ ठीक है तो 6 साइकिल तक दे सकते हैं। 6 साइकिल से ज्यादा देने का कोई उचित नहीं, अगर नहीं है तो वो ड्रग्स अदर उसके लिए रेसिस्टेंट और ये फेल्योर है, ठीक ना। 80% लोग लेकिन रिस्पॉन्ड कर देता है, 20% नहीं भी रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर हम लोग इंक्वायरी लेते हैं कि क्या कारण है, और भी है, कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, बहुत सारा होता है, तो वो सब टेस्ट एक्सक्लूड करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बार है 10 to 15% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सब चीज देने के बावजूद भी, उतना करने के बाद भी नहीं कंसीव करता है, तो फिर हम लोग आगे IUI के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि लेट्रोजोल के साइकिल है, सो हमारे पास बहुत सवाल ऐसे भी हैं कि लेट्रोजोल के साइकिल के साथ कितने परसेंटेज, कितनी पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी की? 80% तो कंसीव करती है, बोले तो 20% नहीं करती है,
80% मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कंसीव करते हैं, 20% लोग ही नहीं कंसीव करता है। उनके लिए आगे आप आईयूआई या आईवीएफ सजेस्ट या करेंगे? अगर नहीं कंसीव किया तब फिर हम लोग आईयूआई के लिए करते हैं। किसी भी कपल का आईयूआई, अगर एज सब चीज सही है, एज 30-35 तक भी रहता है, तो हम लोग 3 to 4 साइकिल उसका आईयूआई करते हैं। अगर आईयूआई से कंसीव कर गई ठीक, क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट भी सब चीज सही रहते हुए भी 7 से 17% ही है, हर चीज सही रहने के बावजूद भी। इसलिए 3 to 4 साइकिल से ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हम लोग। जो कंसीव कर गया ठीक, अगर इसमें नहीं कंसीव किया तो हम लोग अदर टेस्ट भी करके हिस्टोस्कोप अदर देखते हैं कि कहीं कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तो नहीं है, एंडोमेट्रियम में कोई काउज है, इन्फ्लामेशन है, पीआईडी है, वो सब एक्सक्लूड कर लेते हैं। या जैसे ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट है लेकिन अंदर एडरेंट है, कोई डिजीज है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, अदर डिजीज तो नहीं है, ये सब देखने के बाद फिर आईवीएफ की ओर शिफ्ट करते हैं, अगर हर चीज एक्सक्लूड करनी है। तो डॉक्टर, जैसे आपने इन सब टेस्ट के नाम बताए, तो हमारे पास काफी ऐसे सवाल हैं जिसमें लोगों ने बोला है कि डॉक्टर ने उनको बायोप्सी सजेस्ट किया है क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज अगर इसके लिए हाँ चूंकि ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, इसलिए अगर हम लोग 4 साइकिल दिए और नहीं कंसीव करता है तो फिर हम लोग पीरियड के 24 घंटा के अंदर में बुलाते हैं, उसको डीएनसी प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। और डॉक्टर, इसके बाद जो मेडिसिन रहता है ट्यूबरक्लोसिस का, वो हाँ 6 महीने, उसका क्या पर्पस है या उसकी क्या डोजेस हैं? नहीं हाँ नहीं, ट्यूबरकुलोसिस तो नॉर्मल जैसे सब आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, कर करके हम लोग देखते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग पहले गवर्नमेंट को, ये नोटिफिएबल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसलिए हाँ जी। सबसे पहले गवर्नमेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करना है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस और एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हम लोग एटीटी जैसे नॉर्मल पड़ता है वो ड्रग्स रेजिम रखते हैं हम लोग, 2 मंथ वैसे देते हैं, फिर 4 मंथ फिर देते हैं 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन, जैसे नॉर्मल मतलब ट्यूबरकुलोसिस का इलाज है वही, रिपम्पिसिन, साइक्लेट, इथेम्बिटॉल, जो वो ट्यूबरकुलोसिस का वही है। 6 to 9 मंथ ट्रीटमेंट इसको देते हैं। देने के बाद फिर देखते हैं, बहुत लोग को अगर ट्यूबरकुलर काउज होता है तो देखते हैं बहुत लोग कंसीव कर जाती है, लेकिन जब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं तो 3 मंथ तक उसको कहते हैं कि अभी एक्टिव फेज में नहीं कंसीव करना है, लेकिन अगर 3 मंथ के बाद आप ऑन ड्रग्स भी कंसीव कर सकते। और डॉक्टर, ऐसे आपने बोला ऑन ड्रग्स कंसीव कर सकते हैं, तो फीटस को कोई हार्म नहीं है अगर नहीं ये? नहीं नहीं नहीं, कोई साइड, उसमें बस एक स्टेप्टोमाइसिन है जिसका साइड इफेक्ट है, उसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। और डॉक्टर, अगर कोई मेल फैक्टर हो, अगर मेल प्रॉब्लम है या मेल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं? नहीं, अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो हम लोग उसका काउंट देखते हैं, मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है स्पर्म का, अगर जैसा रहता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में आता है क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं, उसको 3 मंथ देते हैं, प्लस कोक्यू आपका ही है, कोक्यू एलसी जो भी है इसका, वो सब देते हैं। अल्ट्रा कोक्यू 100 माइटोकॉन्ड्रियल मेडिसिन देते हैं उसका मोटिलिटी, उसका मॉर्फोलॉजी करेक्ट करने के लिए। प्लस आजकल लेट्राजोल भी दे रहे हैं, 3 मंथ ट्रीटमेंट देते हैं उसको। 3 मंथ ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं, सीमेन एनालिसिस रिपीट करते हैं। अगर जो इम्प्रूव कर जाता है ठीक, अगर नहीं इम्प्रूव करता है तो हम लोग काउज डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर काउज है। जैसे मेल पार्टनर में 3 जगह डिफेक्ट हो सकता है, ब्रेन से हार्मोन निकल रहा है कि नहीं, एक तो वो है। सेकेंड, दूसरी जगह है टेस्टिस, जहाँ बनता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वहां पर हम लोग अल्ट्रासाउंड देखते हैं, कलर डॉपलर स्टडी करके देखते हैं, वहाँ कलर उसको करके देखते हैं। प्लस थर्ड है कि कोई उसको हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील या कोई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। अगर उसमें कोई करेक्टेबल रहता है तो उसको करेक्ट करते हैं, और अगर एकदम हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन से ही दिक्कत है या उसका मशीन ही खराब हो गया, टेस्टिस वर्क नहीं करता है, तो फिर हम लोग या तो डोनेशन कराते हैं, डोनर का सजेस्ट करते हैं। और कुछ भी मान लीजिए 4-5 मिलियन भी आता है तो आजकल टेसा पेसा ये सब होता है कि टेस्टिकुलर बायोप्सी से उसको लेकर के हम लोग जमा करते हैं, फिर आईवीएफ इक्सी होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, उससे बच्चा कराते हैं। डिपेंड अपॉन द चॉइस कि पेशेंट का क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, कहाँ तक वो खर्चा कर सकता है, कितना एफोर्ड कर सकता है,
उस पे डिपेंड करता है। सो डॉक्टर, ये लेकिन जितनी टेस्ट आपने बताए, जितनी फैसिलिटीज हैं, ये आपके नर्सिंग होम में अवेलेबल है या वहाँ? या 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 वी आर डूइंग समथिंग। क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई बार लोगों को यही आता है कि हमें टेस्ट कराने दूसरे सेंटर जाना पड़ता है, रिपोर्ट नहीं दिखाने अपने नहीं डॉक्टर के पास नहीं, आते मेरा अपना लैब सेंटर है। माय हस्बैंड इज आल्सो पैथोलॉजिस्ट, सो ऑल आर सेटअप, एम्ब्रियोलॉजी वर्क एंड पैथोलॉजी बोथ आर पैरेलल इन माय हॉस्पिटल। सो व्यूअर्स, अगर आप गया से हैं तो आप डॉक्टर सुनीता से जरूर मिल सकते हैं। जैसे डॉक्टर सुनीता ने बताया, हर सेटअप, हर प्रोसेस की फैसिलिटी इनके ही सेंटर में अवेलेबल है। इससे आपको भी आराम है, अलग अलग जगह घूम के अल्ट्रासाउंड, स्कैन, ब्लड टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। सो आप जरूर मिलिएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो डॉक्टर, दूसरा सवाल हमारे पास है कि कितने साइकिल आईयूआई के जरूरी हैं आईवीएफ की तरफ शिफ्ट करने से पहले? डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का एज क्या है, उसका ओवेरियन रिजर्व क्या है। अगर ओवेरियन रिजर्व ठीक है, सीमेन एनालिसिस हस्बैंड का ठीक है, मैरिज ड्यूरेशन कितना है, अगर 3 साल से नीचे है तो फिर हम लोग 3 से 4 साइकिल उसका करते हैं आईवाई। लेकिन 3 से 4 साल तक में नहीं कंसीव की तो फिर आईवीएफ की ओर शिफ्ट करते हैं। 3 to 4 साइकिल से ज्यादा किसी को आईवाई पर टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, क्योंकि उसका सक्सेस रेट कम है, फिर मनी वेस्टिंग है उस पर फिर बार बार करना। बहुत लोग 6 साइकिल तक भी करते हैं, लेकिन 3 to 4 साइकिल से करने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत रेयरली होता है कि 3 to 4 साइकिल के बाद कंप्लीट करता है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस, बायोप्सी, सो आजकल बहुत सारे केसेस में हमने देखा है जब आईवीएफ ट्रीटमेंट है तो डॉक्टर यूजुअली आपके ट्रांसफर से पहले हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। सो या आप नहीं, हमारे या व्यूअर्स को बताएंगे इसके बारे नहीं, each and every histoscopy is not indicated in each every patient, ठीक ना। if patient is फेल कर रहा है, आईवीएफ फेल हो गया, तो हम लोग एक बार हिस्टोस्कोप करके देखते हैं कि एंडोमेट्रियम उसका कैसा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मास, कोई पॉलिप तो नहीं है, वहाँ कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, यूट्रस में सेप्टम तो नहीं है, कोई मार्फोलॉजी अगर रहता है तो उसको करेक्ट करके तब फिर आईवीएफ करते हैं या आईवाई करते हैं, तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लेकिन ईच एंड एवरी फर्स्ट टाइम में नहीं करते हैं। अगर एक बार भी कोई फेल कर गया तब फिर हम लोग हिस्टोस्कोप करते हैं। तो डॉक्टर, हमारे पास सवाल है कि एक हेल्दी एम्ब्रियो के लिए हम क्या करें? हेल्दी एम्ब्रियो के लिए एक तो आपको डाइट अच्छे से लेना है, प्रोटीन लेना है, शुगर कम लेना है, फैट कम लेना है, थोड़ा योगा करना है, ये सब करना है। प्लस अगर मान लीजिए हेल्दी एम्ब्रियो जिसका मान लीजिए हम टेस्ट कराएं, एंटर फॉलिकल काउंट किए या एमएच किए, ठीक है, तो भी उसको डाइट पर रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो जो बंदा है, जो फीमेल है, उसका नहीं अच्छा है, तो आजकल ड्रग्स है, जैसे अल्ट्रा कोक्यू माइटोकॉन्ड्रियल मेडिसिन है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर करेक्ट करता है, वो ठीक हो जाता है। प्लस आजकल अगर कम है तो बहुत सारा विधि तो बहुत सारा हो गया आजकल, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ओवरी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, बहुत सारा चीज आ गया रिजुविनेशन के लिए, वो करते हैं। डीएचईएस है, करके वो सब देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं बहुत लोग। सो अगर हम कहें या बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट हर तरीके से अवेलेबल है, जरूरत है तो आपको सही डॉक्टर चूज करने की। एंड डॉक्टर, बहुत सारे सवाल हमारे पास ये भी हैं कि आजकल डॉक्टर्स सॉरी फ्रोजन साइकिल ट्रांसफर प्रेफर करते हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कि फ्रेश साइकिल में जो है उसको इतना इंजेक्शन पड़ा रहता है और एस्ट्रोजन का लेवल इतना हाई रहता है कि एंडोमेट्रियल डिफेक्ट हो जाता है, लुटियल फेज डिफेक्ट होता है, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा तैयारी नहीं होता, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, इसलिए फ्रेश साइकिल का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। फ्रेश साइकिल में हम लोग करते हैं इसलिए कि उसके बाद हर हार्मोन लेवल अपना नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। फिर साइकिल में करते हैं हम लोग, तो उसका एंडोमेट्रियल कोई भी सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलता है, लुटियल फेज डिफेक्ट नहीं रहता है, इसलिए रिजल्ट भी ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि 2 प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारा पीसीओडी पेशेंट है, फ्रेश साइकिल में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हाइपर स्टिमुलेशन का इंसिडेंस ज्यादा होता है। अगर हम फ्रीज कर देते हैं, हाइपर स्टिमुलेशन कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होता है, तो इसलिए फ्रीज साइकिल ज्यादा फ्रेंडली है, इजी है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम है, इसलिए लोग फ्री साइकिल में ज्यादा कर रहे हैं लोग।
राइट। और प्लस आपको चॉइस है, अगर किसी का बच्चा बार बार खराब हो रहा है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या ब्लाइटेड ओवम है, तो आप उसमें ऑप्शन है कि फ्री साइकिल में जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, एम्ब्रियो का जेनेटिक बायोप्सी कर सकते हैं, फ्रेश साइकिल में नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, राइट। ये सब है। सो अगर हम कहें तो फ्रोजन साइकिल के बेनिफिट ज्यादा हैं, फायदे ज्यादा हैं, आपकी बॉडी को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए Yeah. आज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप फ्रोजन साइकिल पे जाइए। सो डॉक्टर, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, उसमें लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। Yeah. काम का स्ट्रेस है, सोसाइटी का भी स्ट्रेस है कि टाइम से बच्चा नहीं हो पा रहा है। बहुत चीजें तो ऐसी हैं जो उसके लिए है कि वर्क वर्क प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्या चीज के लिए है, यंग जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं करें। ये जो हमारा भगवान ने जो बायोलॉजिकल क्लॉक दिया है, उस टाइम में हम लोग प्रायोरिटी बच्चे के लिए दिए। कंसेप्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। करियर अगर है, बहुत लोग है कि करियर ओरिएंटेड है, तो हम लोग आजकल उसको कहते हैं आप ओवम प्रिजर्व करा लो, साइट प्रिजर्व करा लो। हम लोग सबको बोलते हैं कि आप प्रिजर्व करा लो और टेंशन फ्री रहो। उसके बाद जब करियर कंप्लीट करके आओ तो आप इसको लेकर के करो, बच्चा करो, आईवीएफ से करो। जो लोग हैं, कुछ लोग को तो हम लोग बोलते हैं कि इतना है तो आप एज है, आप करियर ओरिएंटेड है, 35 के बाद प्लानिंग करेंगे तो उस साइट को प्रिजर्व कर दीजिए। कोई कोई ये नहीं है कि आपका खत्म हो जाएगा तो फिर आप ओवम डोनेशन कराइए। तो हम लोग यंग जनरेशन को ये भी प्रमोट कर रहे हैं, या तो टाइमली आप अपना कंसेप्शन कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो उस साइट को प्रिजर्व कीजिए। नहीं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आज के टाइम में एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो या आप लोगों के लिए अवेलेबल है। या सो डॉक्टर, आजकल जो बहुत कॉमन देखा गया है, या यूं कहिए जितने हमारे पास केसेस आते हैं या लोग हमसे बात करते हैं, वो यूजली लो एएमएच बहुत कॉमन है। या अ, तो आप उन लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे? वही, अगर लो एमएच है तो डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है। अगर मान लीजिए अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि 22 से 25 साल की लड़की भी आ रही है और उसका एमएच कम है, तो तुरंत आप 20 से 25 साल की एज की लड़की को आप नहीं कर सकते ना, आप ओवम डोनेशन करा लो। तो उसके बिल्कुल। लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, डीएचईएस है देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेडिसिन है, अल्ट्रा Q100 देते हैं, प्लस डाइट में प्रोटीन रिच डाइट, योगा, ये सब बताते हैं। तो 10 to 20% को हम लोग देखते हैं, 10% एटलीस्ट तो देखते हैं। बहुत लोग कंसीव करके आ जाती है, क्योंकि कम एज में जो एक दो भी है तो अच्छा क्वालिटी निकलता है। लेकिन अगर 35 से ऊपर है, उसका लो एमएच है, तो उसको बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर उसको आईवीएफ या जो भी है अर्ली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि फिर यूट्रस में भी उसको कॉम्प्लिकेशन होने लगता है ना, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, बहुत सारा डिजीज फिर यूट्रस में भी होने लगता है, उसका मार्फोलॉजी भी अल्टर होने लगता है। तो वो लोग को बोलते हैं कि आप उस पर वेट नहीं करो, फिर उस आगे जल्दी से प्लानिंग करो, नहीं तो आपका लेने वाला चीज, जैसे सॉइल और सीड दोनों को सही रहना चाहिए। अगर आपका सॉइल भी खराब हो जाएगा तो सीड से कोई कहाँ उपजेगा, वो नहीं उपज पाएगा, ठीक ना, नहीं सीड ग्रो कर पाएगा। सो यहाँ पे डॉक्टर सुनीता ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर लो एएमएच है तो आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस है काम का, आप फैमिली अभी नहीं प्लान करना चाहते, देन ऑल्सो आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप विदाउट पार्टनर हैं तो एग फ्रीजिंग करवा लीजिए। अगर आप विद पार्टनर हैं तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग पे जाइए। एंड एज डॉक्टर सुनीता मेंशन कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छे खाने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ इन हाउस न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स हैं। एक्सरसाइज योगा के लिए हमारे ऑनलाइन सेशंस हैं। सो आजकल बड़े बड़े डॉक्टर भी इन्हीं चीज़ों को सजेस्ट करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो डॉक्टर सुनीता, आज की जनरेशन के लिए कुछ टेक अवे पॉइंट्स आपकी तरफ से। नेक्स्ट जनरेशन के लिए यही है कि करियर भी है, वो भी है, लेकिन ये भी कंसेप्शन भी है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बनाया है, सिंगल नहीं है। अभी जो जितने भी बच्चे हैं सोचते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं रेडी हूँ, नहीं रेडी हूँ, नहीं रेडी हूँ, लेकिन वो उसको रेडी करना पड़ेगा। प्लस पेरेंट्स का है, उसको काउंसलिंग अपने सही टाइम पे उसका काउंसलिंग करना चाहिए कि बायोलॉजिकल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है।
इसलिए बच्चे को शुरू से पेरेंट्स को भी काउंसिल करना जरूरी है। अपने बच्चे को ये समझाना है कि नहीं, आपका जो जो चीज है राइट टाइम पे ही राइट चीज होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बाद में जाके स्ट्रगल करते रहो। इसलिए करियर के साथ साथ हर काम को पैरेलल में लेते चलिए। ये नहीं कि ये काम बाद में करूंगा, ये बात काम में, ये होते होते टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना बच्चे के लिए ना करियर के लिए, बोथ आर इन पैरेलल। बिल्कुल। सो डॉक्टर सुनीता ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका करियर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपको फैमिली प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है। सो व्यूअर्स, इतने बड़े सीनियर डॉक्टर के मुंह से ये सुनना कि करियर इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज एक्ट स्मार्टली, आप प्रिजर्वेशन की तरफ जाइए और सही टाइम पे सही डॉक्टर चुनिए ताकि आपके जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और अगर यहाँ पे हमारे साथ गया से व्यूअर्स जुड़े हैं तो प्लीज विजिट डॉक्टर सुनीता शर्मा, अपना कोशिश कीजिए, बात कीजिए, आपकी ट्रीटमेंट है जो वो लीजिए। सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस, थैंक यू।